मैम, क्योंकि आप आई थिंक काफ़ी समय से आर्ट्स और फ़िल्मों से ही जुड़ी है, तो ये क्यों होता है कि हमेशा फ़िल्में या आर्ट जाके पॉलिटिक्स से भिड़ता है या पॉलिटिक्स आर्ट से भिड़ने आ जाता है? ये क्यों होता है आपके हिसाब से? ऐसा लगता है आजकल कि ये हो रहा है, क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है। और उसकी वजह ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है अभी फ़िलहाल 2014 से, उनके इसमें कहना होगा कि मास मीडिया को वो बहुत सीरियसली लेते हैं। मास मीडिया को हमेशा से सीरियसली लिया गया, बट ज़्यादातर प्रिंट एंड रेडियो पर गवर्नमेंट ध्यान देती है, उनके पीआरओज़ ध्यान देते हैं, प्रेस रिलीज़ेस करते थे हमेशा से, राइट? सिनेमा वाज़ नॉट पार्ट ऑफ इट फॉर वेरी लॉन्ग। आजकल ये हो गया है, इसलिए हुआ है कि इस गवर्नमेंट को और ख़ास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर को और उनके एडवाइज़र्स को ये लगता है कि सिनेमा का रीच बहुत ज़्यादा है, और इसलिए इस पे ध्यान ही नहीं रखना चाहिए, उसे थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहिए। बिकॉज़ हर लेवल पे वो नैरेटिव जो है कंट्रोल करना चाहते हैं, और यही वजह है कि 2014 के बाद से ये बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसके वजह से सेंसरशिप आई मीन इमीडिएटली 2014 के बाद नहीं था, कुछ साल 2-3 साल लगा उनको टाइम भी, बट पीक में अगर आप कहें ये फर्स्ट फेज़ का पीक वो 2019 के इलेक्शन से पहले था। उस वक़्त बहुत सारी ऐसे फ़िल्में बनी, जो तरह-तरह से हुआ, ये सेंसरशिप हुआ फ़िल्मों का जो हो रहा था। इसके अलावा नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए कुछ ख़ास फ़िल्में भी बनी, पॉलिटिकल लीडर्स पे बनी, जैसे ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर पे बनी, टीवी सीरीज़ भी बनी, उनके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी, और प्रीवियस फ़िल्म प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर भी फ़िल्म बनी, राइट? और बुक पे बेस्ड थी, वी ऑल नो दैट। और उसका रीज़न ये था कि वो उनको थोड़ा डेनिग्रेट करना चाह रहे थे। तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करना था। दैट वाज़ वन। द अदर वाज़, दूसरा रीज़न ये था कि उनका जो कोर आइडियोलॉजी है हिंदुत्व का, और भारत को हिंदू राष्ट्र का जो आइडियोलॉजी है उनका, उसके लिए बहुत ज़रूरी था उनको सर्टेन एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा करना। अब वो वैसे तो होता ही है, स्पीचेस वगैरह में तो लोग करते हैं वगैरह, अदर काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल एक्ट्स भी होता है, लेकिन फिल्मों में उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया अब एंटी मुस्लिम एजेंडा। सो जो बड़ी बड़ी फिल्में आने लगी 2019 के बाद, पद्मावत जैसे, और उरी, और बहुत सारी फिल्में जो है, आई मीन ऑफ कोर्स कश्मीर फाइल्स एंड केरला स्टोरी टुक द केक, बट बहुत सारी फिल्में ऐसे हैं, तानाजी, केसरी, उरी, बहुत सारी फिल्में ऐसे आईं जो कि नेशनलिस्ट तो थीं, लेकिन एंटी मुस्लिम भी थीं। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर तान्हाजी देखें, उसमें सैफ अली खान का जो रोल है, ही इज़ अ राजपूत, हैं जो औरंगज़ेब के साथ है। लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, वो बिल्कुल आँखों में काजल, वेरी क्रूअल, और जिस तरह से मुस्लिम सुल्तान्स को, मुसलमानों को पोर्ट्रे किया गया है, दर्शाया गया है, उसी उसी तरह से था। सो विजुअली देखने में वो चित्रांकन बिल्कुल एंटी मुस्लिम लगता है। ही इज़ द विलेन। मतलब 2014 के बाद से जो हम देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और सेंसरशिप होने लगा है। सो द थर्ड इज़ सेंसरशिप, और उसमें एना वेटिकार्ड का बहुत अच्छा आर्टिकल है जो फरवरी में निकला था अबाउट द सेंसरशिप टुडे। तो फिल्में गायब ही हो जा रही हैं, सीबीएफसी में अप्लाई करते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलती है, और पूछने पर, परस्यू करने पर साइलेंस। तो जिस तरह से लोग अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग जेल-वेल में हैं, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, कब उनका कब उनकी हियरिंग होगी, आगे प्रोग्रेस क्या होगा। उसी तरह से ये सारी जो फ़िल्में हैं, पंजाब 95 का जो एग्ज़ाम्पल हम पहले बात कर रहे थे, उसके बारे में आपने मेंशन किया। तो ऐसे बहुत सारी फ़िल्में हैं। पहले तो ज़्यादातर ये बॉम्बे की फ़िल्मों,
हिंदुस्तानी भाषा की फ़िल्मों को पे ज़्यादा ध्यान देते थे, बट पंजाबी फ़िल्म्स पे भी ध्यान होने लगा है, पर्टिकुलरली बिकॉज़ उनको लगता है कि ये मूवमेंट जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट से थोड़ा डर है और पंजाब पॉलिटिक्स से भी डर है। सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। नाउ अब मैं ना पंजाब 95 को लेके मैं थोड़ा सा इसको कंट्रास्ट करना चाहूँगी। अ फिल्म दैट वाज मेड इन 2009 लेकिन उसकी रिलीज़ 2012 में हुई और वो उस फिल्म का नाम है साडा हक, पंजाबी फिल्म है। एंड साडा हक का भी सेंसरशिप का इशू था एंड पीपल वर नर्वस। पहले गवर्नमेंट्स में भी थे, यू नो, एट दैट टाइम आई वाज ऑन द सेंसर बोर्ड और सर्टिफिकेशन बोर्ड, जो हम लोग उसे सर्टिफिकेशन बोर्ड बोलते हैं लेकिन ज़्यादातर पब्लिक परसेप्शन में सेंसर बोर्ड है। जब ये फिल्म आई सेंसरशिप के लिए तो सो आई वाज अ बोर्ड मेंबर और जो सर्टिफिकेशन होता है वो एडवाइजरी कमेटी मिलती है पहले लेवल एंड वो सर्टिफिकेट देती है। एंड अगर फिल्म मेकर को ये सर्टिफिकेट पसंद नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। नेक्स्ट लेवल इज रिवाइजिंग कमेटी। रिवाइजिंग कमेटी इज चेयर्ड बाय अ बोर्ड मेंबर। फिर भी उनको पसंद नहीं आया जो सर्टिफिकेट मिला है, जैसे एवरीवन वांट्स अ यू सर्टिफिकेट क्योंकि यूनिवर्सल है, सब लोग देख सकते हैं, टीवी पे आ सकता है, सैटेलाइट चैनल्स पे आराम से आ सकता है वगैरह। बट अक्सर अडल्ट थीम्स अगर हैं उसमें तो यूए का सर्टिफिकेट दिया जाता है एंड ए का सर्टिफिकेट दिया जाता है। एस इज वेरी रेयरली गिवन, इट्स फॉर प्रोफेशनल रीजंस दैट एस इज गिवन टू सर्टन ग्रुप्स ऑफ पीपल जो कि प्रोफेशनली डील करते हैं, मेडिकल पीपल एंड सो ऑन, उन फिल्मों के लिए एस यूज होता है। तो इस फिल्म को सादा हक को रिफ्यूज कर दिया गया। और ये सादा हक इज अबाउट जस्ट द It's सेम कैरेक्टर, सेम पंजाब पुलिस टेररिज्म इन पंजाब, बट मतलब इज इट अबाउट जसवंत सिंह खालरा और नो इट इजंट, ओके। इट इजंट, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इट्स अ स्टोरी, उसकी नैरेटिव है कि एक लड़की कनाडा से आती है रिसर्च करने और वो जब आती है तो वो लोगों से मिलती है, पुलिस ऑफिसर से मिलती है वगैरह वगैरह। एंड ड्यूरिंग हर मीटिंग्स ये सारी कहानी जो उभर के आती है कि किस तरह बहुत लोगों को मिलती है, जो लोग मर गए उनके फैमिली से और जो लोग जेल में हैं उनसे मिलती है। एंड फाइनली वो मतलब जो पूरा जो नैरेटिव है वो समझ जाती है कि क्या हुआ है। एंड द फिल्म एक्चुअली एंड्स विद अ मैसेज ऑफ पीस, शांति के लिए, कि ये नहीं होना चाहिए टेररिज्म वगैरह। सो इट्स नॉट मतलब उसकी कहानी जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करती है। एंड इट्स अ स्टोरी दैट इज यू नो अगेंस्ट द पुलिस, ऑफ कोर्स पुलिस टेररिज्म के अगेंस्ट है, बट इट इज एक्चुअली इट्स अ फिल्म व्हिच वाज सेइंग बेसिकली कि पुलिस को ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए। इनोसेंट लोगों को भी पकड़ के लोग डाल देते हैं, फिर पीटते हैं, फिर यू नो तरह तरह के ट्रेजिक इंसिडेंट्स भी हों, किसी का डेथ हो जाता है, ऑल दैट। सो दिस वाज द फिल्म एंड कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय। तो आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इस वक्त ऐसा हुआ है, पहले भी रन इन्स विद द गवर्नमेंट। मनीष तिवारी थे उस वक्त आईएनबी मिनिस्टर। एंड बाद में हमें सो बेसिकली हुआ क्या उसमें कि एडवाइजरी कमेटी, रिवाइजिंग कमेटी both did not give it a certificate. So the filmmaker went to FCAT and got a certificate and got a release and was able to release it. क्योंकि सर्टिफिकेट जब मिल गया इनको तो ऑब्वियसली रिलीज कर सकते हैं। फिल्म गॉट रिलीज्ड। आफ्टर रिलीज इट वाज बैंड बाय जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली गवर्नमेंट्स। इट वाज बैंड। तो ही देन वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग उसके उन्हें मिला कि आप इसको फिर से दिखाइए। सो एन इमरजेंसी मीटिंग वाज कॉल्ड इन दिल्ली of the CBFC board, not board, revising, another revising committee chaired by a board member. I live in Delhi, as you know, तो मैं उस कमेटी की चेयर थी और उसमें दो लोग आए थे पंजाब से, सिख जेंटलमैन, एंड दो, I mean they were both not Sikh but they were from Punjab. Maybe one of them was a Sikh but didn't have a pag. And there were two other women from Delhi, Sikhnis, Sikh women, and I. So we watched the film Mahadev Road में,
और मुझे तो फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा अच्छी फ़िल्म है और अगर कुछ गलतियाँ हैं हमारे सिस्टम के, तो उसको तो उभर के आना चाहिए, हमारा डिस्कशन भी होना चाहिए उसमें कि ऐसा नहीं क्यों हो रहा है, क्या है, व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज़। समाज के जो भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, उसको डिस्कशन तो करना चाहिए। दैट वाज़ माय रिस्पॉन्स। द 2 women also agreed, the 2 men did not agree. एंड उन्होंने कहा जब हमारी आफ्टर द स्क्रीनिंग हमारी मीटिंग हुई, फिर उन्होंने कहा हमें 2 घंटे चाहिए अलोन, 2-3 घंटे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दे वेंट बैक टू देयर होटल वगैरह, फिर हम वेट करते रहे उनका और फिर 8 बजे रात को फिर से मीटिंग कन्वीन हुई। बाद में हमें पता चला एंड देन मीनवाइल वी स्टार्टेड टॉकिंग अमंगस्ट आवरसेल्व्स कि ये लोग कौन हैं, क्यों आए हैं? पता चला कि एक्चुअली दे वर ऑल्सो ऑन द फर्स्ट कमिटी। ना सीबीएफसी के रूल के हिसाब से ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। हर कमेटी जो है वो अलग होगी, अलग मेंबर्स की बनेगी। तो दे वर पार्ट ऑफ द पीपल हु बैन्ड द फिल्म, हु स्टॉप्ड इन गेटिंग अ सर्टिफिकेट। तो तो हम लोगों ने ये बात उठाई कि आप कैसे ऐसे कर सकते हैं। बाद में पता चला कि एक्चुअली मनीष तिवारी's father, I didn't know this, was killed, was by Khalistanis, by terrorists. And so he was very sort of, I don't think फिल्म देखी थी उन्होंने, लेकिन उनका मतलब उनकी भावनाओं को लेकर ये दोनों जेंटलमैन जो कांग्रेस के थे और जो उनके टीम से थे या जो भी कहा जाए, दे वर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। तो फिर वो 2-3 घंटे के बाद जब हमारी मीटिंग फिर से हुई, तो उन्होंने कहा नहीं देखिए ऐसा है, वो दे एक्सप्लेन ऑल दिस कि ऐसा है, यू नो हमें उनकी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए वगैरह। तो ऑन दैट आई सेड कि देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी रूलिंग आ गई है, आपको इसको सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा और भावनाओं का ख्याल हमें रखना हमेशा चाहिए, लेकिन हमें डिस्कस भी करना चाहिए कि इश्यूज हैं क्या। सो इस तरह से डिस्कशन फिर 1 घंटा चला, फाइनली यूए सर्टिफिकेट उसको मिल गया एंड द फिल्म वाज री रिलीज्ड। और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कितने दिन चली ये नहीं है, बट दिस वाज अ कॉन्ट्रास्ट फॉर मी। जब मैंने पंजाब 95 के बारे में पढ़ा, मैंने फिल्म देखी नहीं है मैंने, जब मैंने पढ़ा इमीडिएटली मुझे साडा हक का ये याद आए कि ऐसे हुआ था। इट वेंट थ्रू अ प्रोसेस एंड उस प्रोसेस के बाद हमने सर्टिफिकेट दिया एंड द फिल्म वाज रिलीज्ड। एंड पहले गुजरात में रिलीज हो चुकी थी पहले ही, एंड बिफोर दे बैन्ड द फिल्म इट हैड ऑलरेडी रिलीज बिकॉज एफकैट ने उनको क्लियर कर दिया था, है ना। सो what I'm saying is कि certification can sometimes be this whole process, and because I've been part of it and I have seen how revising committees function, असल में जितने members होते हैं इन committees में उनको डर लगा रहता है हमेशा। उनको हमेशा डर लगा रहता है कि हम ऐसा कुछ न कर दें जिससे कोई हमें क्वेश्चन करे, कोई हमारे ऊपर प्रश्न उठाए कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। इसी संदर्भ में मैं एक और एक एग्जांपल दूंगी। The film is called Chakravyuh and it was made by Prakash Jha, and it has that famous song Tata Bata Mane. There was a song because it's about the Maowadi in the Naxal movement in Chhattisgarh, in that area. तो इस फिल्म को पहले तो सबसे पहले तो ये गाने का विरोध हुआ था। तो एडवाइस फर्स्ट कमेटी जो मिली थी उसने कहा कि गाना को तो पूरा हटाना है। प्रकाश झा से हो ही नहीं सकता, मैं तो नहीं हटाऊंगा ये गाना बिकॉज ये व्हाटएवर। फिर कुछ और सीन्स थे। अब तो जब ही वाज नॉट हैप्पी कि उन्होंने कहा कि ये सब हटाना है आपको, ये कट्स हैं, बाकी कट्स भी थे। तो ही अप्लाइड फॉर रिवाइजिंग कमेटी। अगेन दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अर्लियर कांग्रेस गवर्नमेंट थी। रिवाइजिंग कमेटी एज आई सेड अर्लियर chairperson is chaired by a board member, तो उस कमेटी की भी मैं चेयर थी एंड बॉम्बे गई थी मैं जस्ट फॉर दैट वन डे बिकॉज ही वांटेड टू रिलीज द गेट द सर्टिफिकेट बिफोर सम फेस्टिवल दैट वाज कमिंग अप। तो वहाँ गई मैं, आई सॉ द फिल्म। और खैर गाने के बारे में, गाने को लेके तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे आ रहा था। तो गाना मैंने देखा क्लिप, मैंने कहा गाना तो
It's okay. I mean, it's a song. I can't remember all the words just now, but it's a song that says that Tata, Bata, Birla वगैरह को देके you might remember it that बस बहुत हो गया उनका, and you know that now it is our time, something like that, on criticizing capitalism for sucking the blood of the poor and so on. It's a kind of generic sort of song. Yeah. तो I had heard the song before going, so मेरे मन में I was very clear what I was going to say अगर ये बात आती है. तो anyway we had the screening and discussion हुआ. उसमें अजीब song, मैंने कहा song का हम बाद में करेंगे. Let us first discuss all the other cuts. कि वो list हमें मिलती कौन कौन से cuts थे. तो उसमें cuts जो थे समवा कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट है, इसको 10 सेकेंड से कम कर दो, ठीक है जाने दो, कम कर दो, कोई somebody's nose is slit and you know उस टाइप का, ऐसे ठीक है कोई बात नहीं. एक सीन में फ्लैग्स दिख रहे थे, CPML का फ्लैग, तो वो कह रहे हैं कि दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म कि हम किसी का फ्लैग नहीं दिखा सकते. ऐसे जब फिल्म माओवादी के इश्यूज पे है तो कौन सा फ्लैग, कांग्रेस का फ्लैग दिखाएंगे, वो कौन सा फ्लैग दिखाएंगे, उसमें आप क्या दिक्कत है. नहीं लेकिन हमें कोई कह देगा कि आपने कैसे अलाउ कर दिया, डर, यू नो. सो सिचुएशंस लाइक दैट, ऐसी स्थितियों में देयर हैज टू बी अ फर्म वॉइस सेइंग कि नहीं ये इट्स फाइन, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ. अगर कुछ होगा तो आप बोल दीजिएगा चेयरपर्सन ने अलाउ किया, हमने नहीं किया है, तो डिसेंट नोट लिख दीजिए आप. जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो आप अपना डिसेंट लिख दीजिए. अच्छा आप जिम्मेदारी ले लेंगी, ऐसे मैं ले लूंगी. तो दिस अच्छा they kept quiet. The two men though, the two women were okay. The two men became very अड़ियल about the song. उसमें भी मैंने कहा कि सॉन्ग को लेके इतना क्यों आप उतावले हो रहे हैं. इट्स अ जेनेरिक सॉन्ग एंड प्रोटेस्ट सॉन्ग है. ऐसे तो स्कूल्स कॉलेजेस में हम लोग हमेशा अपने बचपन में, मतलब यूथ में, मैंने ऐसे कई सारे गाने गाए हैं. और अगेंस्ट कैपिटलिज्म है, इट्स प्रो पुअर, तो गवर्नमेंट का भी तो पॉलिसीज प्रो पुअर होता है. तो इसको लेके क्या मतलब व्हाट इज रॉन्ग इन इट. द फिल्म की जो नैरेटिव है, जो कहानी है, that does not justify terrorism. It does not justify violence. It's a critique of that. तो आप उससे जाइए ना, पूरी फिल्म को देखिए, ये सॉन्ग भी फिल्म के संदर्भ में देखिए, उसको निकाल के मत आप देखिए. तो ऐसा काफ़ी आर्ग्यू किया मैंने, बट दे वर नॉट विलिंग टू मूव. उनका अपने पोजीशन से हिलने वाले नहीं थे. तो फिर मैंने बाहर CEO बैठी थी, बिकॉज शी इज नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन, CEO of the CBFC, एंड प्रकाश झा को भी बुलाई थी. तो प्रकाश झा को अंदर लेके आई और फिर मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे डिस्कशन हुई है, एंड आई आस्क्ड द CEO कि हम डिसेंट नोट लगा के कर सकते हैं क्या रिपोर्ट. शी सेड नहीं, हमें डिसीजन तो लेना पड़ेगा कोई सर्टिफिकेट का. तो शी सेड आप प्रकाश झा को बोलिए ऐसी ऐसी बात है. तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, ये डिस्कशन हो रही है. तो ही सेड कि मैं डिस्क्लेमर लगा देता हूँ, जैसे गाना आता है तो हम डिस्क्लेमर लगा लेंगे दैट दिस इज नॉट मेंट, बिकॉज कोर्ट केस वगैरह भी चालू हो चुका था बाय दैट टाइम. Tatas had gone to court, Batas had gone to court, etc. So he said मैं disclaimer लगा देता, and it's not meant for to criticize any one individual of a company or anything. It is प्रतीकवादी, मतलब it's against capitalism, structure के against है. तो उस पर भी वो लोग हूँ हाँ हूँ करने लगे, the two men. तो at that point I looked at the two women, I said ये तो ठीक है ना, इसमें क्या है. So I said, then I told them कि हम 3 लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है डिस्क्लेमर भी करने वाले हैं, और कोर्ट में वैसे भी एक I think one case had been thrown out by one of the courts, अलग अलग जगह पे फाइल हुई थी. तो मैंने कहा वैसे भी कोर्ट्स फाइनली क्या करेंगे, इससे छोटी सी बात है. So they agreed with some little bit of trepidation कि इसका पता नहीं क्या होगा, you know. So I think ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो, and we must remember कि CBFC is supposedly,
I'm saying supposedly, supposed to be an independent, autonomous body. It's not supposed to be under the INB ministry. It's not supposed to be. लेकिन दखल हमेशा होता रहा है फॉर स्मॉल थिंग्स. दिल्ली बेली जैसी फिल्म थी, उसको लेके अब दिल्ली बेली को ए सर्टिफिकेट मिला था उस फिल्म को, और INB मिनिस्ट्री में कोई सीनियर ऑफिशियल अपने 7 साल के बच्चे को लेके गया है. क्यों लेके गए आप? जब ए का सर्टिफिकेट है, आप अपने बच्चे को क्यों लेके गए? आई मीन पीपल हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल ना. इसका मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी CBFC की तो नहीं है कि हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके बच्चे के लिए नहीं है ये फिल्म, आप लेके जा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि कैसे कर दिया आपने, फिल्म को बैन क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह. सो दिस मैटर वाज ब्रॉट टू द मीटिंग कि हुएवर द मिनिस्ट्री में जो भी थे, उन्होंने कंप्लेन किया था CBFC के अगेंस्ट. सो ये खींचातानी, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन वगैरह हमेशा से चलता रहा है. एंड बिग फिल्म मेकर्स आर एबल टू गेट देयर फिल्म्स पास्ड. थोड़े जो उतने वेल नोन नहीं हैं, उनको दिक्कत होती है. ये सब हुआ है इन द पास्ट. हरुड का भी ऐसा ही एग्जाम्पल है. हरुड वॉज मेड ऑल्सो इन आई थिंक 2009 तक, लेकिन उसको भी सर्टिफिकेट में टाइम लगा, और फाइनली इट वॉज रिलीज्ड इन, बिकॉज इट्स ऑन कश्मीर. एंड कश्मीर में इट्स नॉट द टिपिकल कश्मीर फिल्म, जैसे मिशन कश्मीर हो, चाहे हैदर हो, जहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उस टाइप की फिल्म ही नहीं है. इट्स अ वेरी क्वाइट इंडी फिल्म है, एंड आमिर बशीर की फिल्म है. आई थिंक उसको नेशनल अवार्ड भी मिला. हाँ फाइनली, लेकिन वो रिलीज नहीं करना चाह रहे थे. CBFC was not willing to release it. Why? So when a meeting was called and मैंने फिल्म देखी और मैंने कहा इस फिल्म में कुछ नहीं. It's a very beautiful, very melancholic film. बहुत सैड फिल्म है. उसके कलर्स भी जो हैं वो बिल्कुल मतलब ऑटम के कलर्स हैं, डार्क है, और ग्रेज एंड ब्लूज, डार्क ब्लूज, थोड़ा सा ऑटम के लीव्स के कलर्स हैं. बट द होल फीलिंग ऑफ द फिल्म, जो उसका जो भाव है, वो melancholic है. You know, it's as if the film is mourning for something that is lost and may never be recovered again. Yeah. वो फीलिंग, वो एहसास वो फिल्म देती है. और बहुत सुंदर फिल्म है अबाउट, ऑफ कोर्स, जो आम कहानी है कश्मीर की, कि लोग गायब हो गए हैं, या तो उधर चले गए हैं, बॉर्डर के उधर चले गए हैं, या आर्मी ने उठा लिया है, और लोग गायब हो गए हैं और सालों 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 से नहीं आए हैं वापस, और कोई खबर नहीं है उनकी फैमिलीज को. तो ये सारे सीन्स उसमें भी हैं कि लोग धरने पे बैठे हुए, वी वर नॉट सिटिंग ऑन धरना, एंड इट्स द स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय, यंग मतलब एडोलेसेंट, जिसका बड़ा भाई ऐसे ही मिसिंग हो गया है, और उसके साथ क्या होता है. नाउ क्या हो सकता है इस फिल्म में? व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम विद अ फिल्म लाइक दिस? ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? मतलब ऐसे फिल्म में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या है. नहीं तो कह रहे हैं कि उसमें ना एक सेंटेंस है कि 47 से पहले यहाँ जन्नत, कश्मीर एक जन्नत थी, और अब समथिंग लाइक दैट. तो ऐसे तो जन्नत रही होगी ना, मतलब जो रियलिटी. Just a line of the film. Yeah, that one line, and basically nervousness कि कश्मीर की पे फिल्म नहीं होना चाहिए, कश्मीर पे so. पर ये आ क्यों जाते हैं बोर्ड पे अगर इनको हमेशा डरना है और उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना ही ये सिनेमा लवर्स है, ना ही ये बस ये जो कॉम्पोजिशन है ना एडवाइजरी कमेटी की, और इवन द रिवाइजिंग कमेटी, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू तो होना चाहिए ना सिनेमा पे. नहीं, द होल थॉट प्रोसेस इज इट शुड बी कॉमन पीपल, नॉट स्पेशलिस्ट्स. आम जनता से लोगों को उठाना है. हाउसवाइव्स, देयर इज अ कैटेगरी कॉल्ड हाउसवाइव्स, and there's another category when you read the categories on which this is supposed to be based, one is supposed to be housewives who don't have a career, जो मतलब ordinary person, and the other is समाज सेवा, समाज को हाँ, and that actually that's just a euphemism for politicians. Yeah. तो जो whichever government is in power, they give those like a favor to their लॉयलिस्ट्स, उनको दिया जाता है. एंड उसमें बीच में एक आध लोग, जैसे अगर कोई फिल्म कास्ट पे है तो दे विल डेफिनेटली ट्राई एंड गेट समबडी फ्रॉम दैट कास्ट ऑन द कमिटी. और अगर फिल्म
रिलीजन पे है तो जस्ट लाइक इफ इट्स अबाउट हिंदू मुस्लिम रिलेशन दिल डेफिनेटली हैव 1 or 2 मुस्लिम्स ऑन द दिल सेलेक्ट. सो ये कमेटी पहले बन जाती है, उसी में से 4-5 लोगों को. सो कमेटी इज लाइक 150 to 200 पीपल. तो इट्स नॉट द सेम पर्सन. सो डिपेंडिंग ऑन कमेटी कौन है, आपको अच्छे फैसले भी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है. खास करके रिवाइजिंग कमेटी में भी अच्छे मिल सकते हैं, बिकॉज बोर्ड मेंबर्स आर यूजुअली मोर, और एटलीस्ट दे यूज्ड टू बी. अब तो वो हाल नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस. एंड सो ये जो गवर्नमेंट के साथ जो चलता है, ये हमेशा से चलता है एंड चलता रहा है, बिकॉज पीपल ऑन द कमिटी आर नर्वस, और बिकॉज उन्हें डर लगता है कि हम कोई ऐसी बात को सपोर्ट ना करें जिससे कुछ हो जाए. एंड लॉ एंड ऑर्डर इज द मोस्ट फेवरेट फ्रेज ऑफ दीज कमिटीज, कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हो जाए. INB मिनिस्ट्री से भी जो अगर कंप्लेंट आती है तो कैसे कर दिया आपने पास, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, यू नो. एंड लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. ये हवा है जो गवर्नमेंट चलाती है, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो चलाती है, क्योंकि they think maybe they don't want this issue discussed. So for instance, I'll give you another example. 1961. Okay, 1961 में एक फिल्म बनी थी धर्मपुत्र. And धर्मपुत्र is based on a Hindi novel by आचार्य चतुर्सेन शास्त्री. अगर वो फिल्म नॉवल आप पढ़ें, it's a very communal type of novel, leaning towards Hindu right wing and against Muslims. मुस्लिम्स को थोड़ा दिखाया कि गिरे हुए टाइप के लोग, इस टाइप का नॉवल था. फिल्म इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ओके, फिल्म इज, इफ आई मे से सो, अ नेहरूवियन फिल्म अल्टीमेटली. It's a film about secularism. It's a film about, and it begins in 1927 and ends in 1940s. It begins in 1925 and ends in 1947. So वो दो तीन decades जो हैं, जो सबसे हमारे इतिहास के सबसे उस वक्त में सबसे डिफिकल्ट और ट्रैजिक इन अ वे पीरियड, उस पीरियड को लेके ये फिल्म बनी है. And it's a very brave film because it's actually a film about getting Hindus and Muslims together. And it is addressing the partition straight on. उसमें there's a doctor जिसके 3 लड़के हैं, and उसमें एक लड़का जो है वो adopted है. His first son is an adopted. He is actually by birth Muslim, जिसको वो adopt कर लेते हैं क्योंकि उसके parents की शादी नहीं हुई थी. And Mala Sinha plays the role of the mother. Her father and this doctor's father were best of friends and neighbors. So if you look at our cinema, when I say our cinema, I mean the Hindustani cinema that came out of Bombay, the trope for Hindu-Muslim relations was always friendship and bhaichara. Bhaichara, and there was a film made in 1941 by Shantaram called Padosi. So again, Hindu-Muslim story. So the friendship between a Hindu and Muslim, and through that, you know, the whole question ki bhaichara ka jo concept hai, usko dikhaya jata hai. And the need for Hindus and Muslims to come together. This was the trope. Love stories baad mein hone lagi zyada. Ki love story like in Bombay, the film Bombay, and Veer Zara and so on, right? Baad mein. उस early period में ये ज़्यादातर भाईचारा और आई मीन फ्रेंडशिप को लेके, दोस्ती को लेके फिल्म बननी थी. तो ये फिल्म में सो ही अडॉप्ट्स हर सन, एंड दैट रोल इज प्लेड बाय शशि कपूर very interestingly and played, and he is his name is Dilip in the thing because he is raised as a Hindu. So he is a Hindu, but when he is in college में वो बजरंग दल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो जाता है. Because it's the time of partition, just the year of partition. So he becomes a leader and comes to, and towards the end of the film, burn the house of his biological parents, which is across from the house where he has been raised. अच्छा, before this scene, there's a very interesting scene जिसमें जो 3 भाई हैं, उसमें एक हिंदुत्व का लाइन, ये दिलीप जो है, दूसरा है वो कम्युनिस्ट है,
और जो तीसरा है वो कांग्रेसी है, और उनके बीच में एक डिबेट चलता है, वेरी काइंड ऑफ हाई स्टेक्स वाला डिबेट एज इट वर, कि अबाउट पार्टीशन. सो टिपिकली the left wing person says कि the problem is with the Hindu right wing, they are responsible for, उनकी वजह से सब हो रहा है, तुम चुप रहो. एंड ऑल. जो दिलीप है वो कहता है कि कभी नहीं होगा पार्टीशन वगैरह, ये मुसलमान है, इस तरह से. सो द डिबेट्स ऑफ द टाइम, जो डिस्कोर्सेस थे उन दिनों के पार्टीशन के बारे में, वो सबको दर्शाया गया है. डिबेट हो रहा है, चल रहा है, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स की स्पीचेस भी कुछ सुनाए जाते हैं. और towards the end there's also, so there is one Congress leader played by Rajendra Kumar who is very Nehruvian, and he says, he speaks कि partition, भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है, ये वो करके ले again भाईचारा, the whole thing. And finally the partition has happened, and ये riots, दिल्ली में जो riots हो रहे थे उसको लेके हुए, and Dilip comes to burn his parents, biological parents' house. एंड हिज फादर, उनके जो फादर हैं मनमोहन कृष्णन, जो हैं, जो अडॉप्ट किए थे उनको, वो आते हैं बीच में रोकने के लिए. और इट्स अ वेरी वेरी हाइपर इंटेंस मेलोड्रामेटिक सीन, जिसमें उसे पता चलता है कि मैं मुस्लिम हूँ, एंड उसकी तो पूरी दुनिया जैसे कोलैप्स हो जाती है. बट इट्स क्विकली रिजॉल्व्ड because the girl is in love with, says, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, I'm in love with you, etc. And you have Nehru's speech, this Congress leader giving a speech at that point, saying that कि भाइयों में भी होता है, जिनको नहीं रहना जाने दीजिए, लेकिन, and the camera moves over the public that's listening to him, and then it's intercut with Nehru addressing the nation from the ramparts of Red Fort. और उस वक्त भी कैमरा नेहरू से हटके पूरा जनता पे जाती है. दिस इज इंडिया, दिस इज द नेशन, द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, एंड द मैसेज दैट इज बीइंग. एंड उसके बाद वो वहाँ उस शॉट से लेके ब्रिज, दोनों के घरों के बीच में एक ब्रिज था, एंड द होल फैमिली is now reconciled, they're standing on the bridge, and Saare Jahan Se Acha is being played. This is the ending. This is not from the novel at all. This is the ending of the film. So that's why I say that this is a Nehruvian film, right? अब ये फिल्म को लेके सेंसर बड़ी दिक्कत हो रही थी उनको, कि इसमें तो पार्टीशन राइट्स दिखाए गए हैं, वायलेंस दिखाया गया है, और नॉवेल में द फैक्ट दैट माला सिन्हा एंड रहमान, दैट्स द टू कैरेक्टर्स हु आर द पेरेंट्स ऑफ दिलीप, उनको दिखाया गया है जैसे कि, मतलब द वे शास्त्री राइट्स, कि उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो ऐसे ही हैं, कुछ ethical norms नहीं है उनमें, very critical, right? Film, there is nothing like that at all. And finally, the father, Nawab, she's a Nawab's daughter, played by Ashok Kumar, and he is a nationalist Muslim. And after he regrets what has happened, and over a very wonderful qawwali in which the two singers are one Muslim and one Hindu, and the message is about coming together. He realizes this, and Rahman, who had gone away, is found, and they get married, etc., etc. So, at different levels in the film, this is the message that is being portrayed. लेकिन भाई कि हम इस फिल्म को हम कैसे रिलीज करें, इतनी सारी दिक्कतें इसमें हैं, और हो सकती है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, जो जख्म है वो फिर से ब्लीड करने लगेंगे, हाँ, फिर से वो यादें उभर के आ जाएंगी वगैरह वगैरह. Those were the arguments for that. So finally the Chopra brothers went to Nehru. Like, yes, Chopra's first film है. Second. Before that he had directed Dhool Ka Phool, but he was still with B.R. Chopra Films. He had not separated. So B.R. Chopra and Yash Chopra जाते हैं नेहरू के पास. I'm talking about 1960. Right? 60 के end में या 61 के beginning में होगा, because the film released in 61. Nehru sees the whole film. He says, not only must this be given a certificate, it must be shown in every school and college in India, across the whole country. North में भी, South में भी, सब जगह. So I'm saying कि there have always been problems with the CBFC, mainly because members responsibility नहीं लेना चाहते हैं, कि अगर कुछ हो जाए तो हमारे ऊपर बात आ जाएगी. अरे भाई, बात क्यों आएगी? आप
मतलब पीपल हैव टू थिंक अबाउट कि इनका रोल क्या होना चाहिए. जैसे आपने कहा कि who are these people and don't they know etc. They don't know. एंड उनके अंदर हमेशा डर लगा रहता है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और अगर हम कुछ ऐसा कर दे तो हम यहाँ तो प्रॉब्लम होने हो जाएगा, राइट? So this is one example, but you see the difference between 1961 also in 72 when Garm Haba was made, same problem कि पार्टीशन की फिल्म है, वो सारे जख्म फिर से उभर आएंगे वगैरह वगैरह. Satyu, the director, took it to Indira Gandhi. Indira Gandhi cleared it after watching the film in 1 minute. She said, I mean, I know that, you know, subsequently emergency वगैरह हुआ and उसमें किस्सा कुर्सी हाँ की फिल्म जो है किस्सा कुर्सी को लेके बहुत कुछ हुआ है. वो रिलीज ही नहीं हुई ना फिल्म किस्सा कुर्सी का. नहीं, because that film was not released, हाँ. the first one, हाँ. क्योंकि लोगों को पता चल गया था, अनाउंसमेंट आ गया था. एंड सॉरी, April 75 में that film applied for censor. जून में हुआ ना इमरजेंसी, एंड डर के मारे अगेन सेम चीज. सेम थिंग. एंड संजय गांधी को पता चल गया एंड बीसी शुक्ला वाज आईएनबी मिनिस्टर एंड दोनों मिलके सीबीएफसी के से जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे उठवा लिए और प्रिंट्स भी जो दिया गया था उनको सीबीएफ से वो भी उठा लिया, लैब से नेगेटिव उठा लिए. सो रिलीज नहीं हुई थी, इतने सारे प्रिंट्स नहीं बने थे बिकॉज यू नो उस वक्त तो सेल्यूलॉइड पे होते थे ना फिल्म पे. तो उतने सारे प्रिंट्स नहीं थे. तो जब प्रिंट जो मेन 1 और 2 जो भी रहा होगा उन्होंने जला दिया. इट वाज ब्रॉट टू दिल्ली एंड इट वाज बर्न्ड इन द मारुति, जो भी मतलब संजय गांधी ने करवाया था जहाँ भी वो अपना उनका ऑफिस था. देयर वाज आल्सो अ रेफरेंस इन दैट टू कि मारुति, नॉट मारुति का नाम लेके नहीं, कि वो कुछ कार फॉर इंडिया बना रहे हैं. इट इज सैटिरिकल. आई हैवंट सीन इट एक्चुअली, आई ओनली रेड अबाउट इट. तो वो कैन वी हैव गन के हाँ. तभी जल गए. नहीं, तो दोबारा 1978 में अमृतलाल नाहटा ने ये फिल्म फिर से बनाई. ओह. हाँ, एंड ही थॉट दैट कि अब जो जनता गवर्नमेंट है इन पावर तो वो लोग सपोर्ट करेंगे वगैरह वगैरह. लेकिन फिल्म रिलीज हुई कुछ खास, आई मीन इट डिडंट डू दैट वेल और एनीथिंग. एंड उनको आई थिंक दे हैड अप्लाइड फॉर सम कॉम्पनसेशन लॉस वगैरह को लेके, तो वो सब भी उनको कुछ खास नहीं मिला. सो द फिल्म डिडंट डू वेरी वेल. एंड आई हर्ड दैट इन 2015 और समथिंग वो थर्ड पार्ट बनाना चाह रहे थे, पार्ट 3 2015 में. लेकिन आई हैव नॉट सीन, आई डोंट थिंक इट हैज हैपेंड येट, you know. So to get back to your first question कि ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट जो है हमेशा फिल्मों के साथ, हाँ फिल्मों को लेके उनके साथ प्रॉब्लम होती है. तो माय रिस्पॉन्स टू दैट इज़ कि हमेशा से नहीं होता है, ऑफ कोर्स होता रहा है. बहुत बहुत फिल्में बनी हैं, बहुत फिल्में बनी हैं बिफोर द इंडियन न्यू वेव. एंड आई मेंशन द इंडियन न्यू वेव क्योंकि इंडियन न्यू वेव लॉट ऑफ द फिल्म्स आर फाइनेंस्ड बाय फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट बॉडी. और वो इसलिए हुआ था कि इंदिरा गांधी herself was a film buff. और जब वो आईएनबी मिनिस्टर बनी लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में, तो उनका शी सेड कि हमारे फिल्मों का यू नो क्या, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद आवर फिल्म्स, ये सारे एंटरटेनमेंट वाली फिल्में बन रही हैं, मैस फिल्म बन रही, हम कुछ अच्छे फिल्में क्यों नहीं बनाते, सोशल कंसर्न को लेके क्यों नहीं बनाते हैं. एंड शी वाज अ ग्रेट फैन ऑफ द फ्रेंच न्यू वेव एंड यूरोपियन सिनेमा. सो शी वुड से कि हम उनकी तरफ फिल्में क्यों नहीं बना सकते हैं. तो आई थिंक पीपल मस्ट हैव टोल्ड कि पैसा बहुत लगता है लोगों के पास, यू नो द पीपल हु हैव सोशल कॉन्शियंस, और जो आर्ट फिल्म मेकर टाइप होते हैं उनके पास हमेशा पैसे की प्रॉब्लम रहती है. तो शी सजेस्टेड दैट वी शुड हैव गवर्नमेंट इंटरवेंशन. और ये सजेशन वाज आल्सो पार्ट ऑफ द Patil Committee report, which so Nehru had set up, just like he set up Sahitya Academy and all those academies, art academies, right? Sahitya, Sangeet Natak, वगैरह वगैरह जो कमिटीज उन्होंने बनाई थी, तो उन्होंने he also set up the Patil Committee to inquire into the the situation of films in India. ठीक है, तो वो रिपोर्ट 1950
तक आ गई। एंड 1950 में जो सजेशंस थे उस रिपोर्ट के वो थे कि आप एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, फिल्म इंस्टीट्यूट नॉट टेलीविजन, वो बाद में आया, हाँ फिल्म इंस्टीट्यूट खोलिए, एक नेशनल फिल्म आर्काइव बनाइए। सो देयर वर दीज 3 मेन पॉइंट्स जो उन्होंने सजेस्ट किया था, कमेटी ने सजेस्ट किया था। वन वाज कि आप फिल्म इंस्टीट्यूट बनाइए जिसमें आप ट्रेन कीजिए लोगों को। सेकंड वाज कि आप एक फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन कीजिए जो फाइनेंस पैसा, करेगा छोटी हाँ, फिल्मों को। छोटी फिल्मों को, और नेशनल फिल्म आर्काइव्स कीजिए जिसमें आप अपनी सिनेमा को दिखाएं और वर्ल्ड सिनेमा क्लासिक्स को भी आप कलेक्ट करें, सो दैट कॉन्शियसनेस अबाउट फिल्म इज स्प्रेड। एंड उसमें फिल्म सोसाइटीज़ का भी था कि फिल्म सोसाइटीज़ को बननी चाहिए, फिल्म सोसाइटीज सेटअप कीजिए, सो दैट 1950 में ये रिपोर्ट आए, बट इट टुक 10 years फॉर द फिल्म इंस्टीट्यूट टू बी सेटअप, आर्काइव एंड ऑल्सो फॉर फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू बी सेटअप। सो 1960 में ये 2 इंस्टीट्यूशंस बन गए और 64 में नेशनल फिल्म आर्काइव भी हो गया एंड बन गया। एंड सो द फर्स्ट फ्यू 1960 में जब फिल्म फाइनेंस बन गए, दे डिडंट नो व्हाट टू डू एक्चुअली, तो कि क्या करना चाहिए। तो दे गेव फिल्म मेकर्स, जो जाने माने आर्ट फिल्म मेकर्स थे, जैसे सत्यजीत रे को बहुत पैसा मिला, मतलब बहुत इन द सेंस वो ज़्यादा फिल्म पैसे नहीं देते थे, 2 लाख रुपया देते थे, 2-2.5 लाख देते थे ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स के लिए, बट उनको पैसा मिला एंड ही मेड अ नंबर ऑफ हिज फिल्म्स एट दैट टाइम विथ मनी फ्रॉम देम, सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम देम। एंड वैसे ऋषिकेश मुखर्जी को और लोगों को भी मिला जो वेल एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर्स थे इंडियन। अच्छा, देयर वाज नॉट एनी क्लैरिटी एट दैट टाइम कि ये लोन है या ये गिफ्ट है, मतलब इट्स अ सब्सिडी। सो सब्सिडी और लोन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था इवन इन द गवर्नमेंट। तो फिल्म मेकर्स डिडंट नो कि ये पैसा उनको वापस करना है। अक्सर ये फिल्में रिलीज नहीं होती थी, या होती भी थी तो उतना ज़्यादा पैसे नहीं कमाती थी। सो एनीवे द मनी डिडंट गेट रिटर्न टू द गवर्नमेंट बिकॉज इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि ये करना है। और एक और उसमें फिल्म जब ये पाटिल कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें ये भी लिखा हुआ था कि छोटे छोटे आप सिनेमा थिएटर्स बनाइए, छोटे 100 लोगों का, 150 लोग, सो दैट these films that are smaller films can get seen and they can recover the money. ये भी नहीं हुआ। So by 1960 में बनी थी, so by 1968, 67, 68 वो सारा पैसा जितना भी उन्होंने दिया था ग्रांट और टू सेट अप द फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन सब खत्म हो रहा था। एंड इन 1968 बीके करंजिया, who was editor of Blitz, he took over as the chairperson of the Film Finance Corporation. And उन्होंने फिर कहा, मतलब इंदिरा गांधी के जो सजेशंस थे उनको सीरियसली उनको देखा उन्होंने और कहा कि हम जो पैसा देंगे we'll give it to trained filmmakers. By then फिल्म इंस्टीट्यूट बन चुकी थी, ग्रेजुएट्स हो गए थे, मतलब ट्रेन हो चुके थे। तो if you were a person from the film institute, you could apply for a loan from loan or subsidy जो भी है to them, and that is how the Indian new wave was established. Because in 1969 3-4 फिल्में ऐसी बनी जो रेडी थी, you know, उसकी रोटी by Mani Kaul, Bhuvan Shom by Mrinal Sen, Sara Akash by Basu Chatterjee, and there's a Gujarati film by the name of Kanku, which I have not seen, which was also. All these films are based on short stories or novellas by Hindi writers, well-known writers. They were all made in black and white. वैसे भी उस समय black and white was easier and cheaper. Now black and white is very expensive to, you don't get it also. मतलब celluloid film तो नहीं बनता because they digitally they convert, right? These films were ready and they were, 1 or 2 of them were released. उसकी रोटी खाली पोस्टर्स लगे, आई डोंट थिंक इट वाज, चली ही नहीं वो, तो बिल्कुल रिलीज हुई होगी एक आध दिन के लिए। एंड इफ यू सी द फिल्म्स वन विल अंडरस्टैंड बिकॉज 1969 वाज हाई पॉइंट ऑफ व्हाट आर द फिल्म्स रिलीज्ड इन 1969, आराधना, यू नो, सो राजेश खन्ना का
दौर चल रहा था. शमी कपूर was the reigning superstar Superstar. at that time. तो obviously compared to those films, ये फिल्में serious social conscience वाली फिल्में, art चले आर्ट फिल्म्स वगैरह. तो लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उस वक्त अगर हम फिल्मों को देखें, जो फिल्में बन रही थी, न्यू वेव की फिल्में बन रही थी, मेन स्ट्रीम तो जो है सो है, जो बन रही थी, a lot of those films were critical of the government and government's policies. और ये एक मिसपरसेप्शन है कि गवर्नमेंट की फंडिंग होगी तो प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनेंगे. इट वाज एग्जैक्टली द ऑपोजिट. ये जो फिल्में बन रही थी, they were actually not supporting the government at Yeah. all, you know. And तो ये मूवमेंट बना. कमर्शियल सिनेमा में क्या हो रहा था? कमर्शियल सिनेमा में अगर आप देखें, बाय द 70s, 1973 इज जंजीर. अमिताभ बच्चन as an angry young man has arrived on scene, हाँ है ना. एंड सो ड्यूरिंग द 70s एंड 80s बहुत सारी फिल्में ऐसे बन रही हैं जिसमें there's violence, there's anger against the government, emergency हो चुका था. So किस्सा कुर्सी का stands out as one example. It's also important for me to say कि आज जो स्थिति है और उस वक्त इमरजेंसी की जो स्थिति थी, इमरजेंसी में बहुत सारे लोग थे, फिल्म मेकर्स एंड फिल्म वाले, इंडस्ट्री वाले, जो प्रोटेस्ट किए. किशोर कुमार को तो बैन कर दिया गया, उनके गाने को एयर इंडिया क्या कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो पे. एंड ऑल्सो वैसे भी देवानंद सेट अप हिज ओन पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी. हाँ, he set up his own party to stand against the emergency. So what is the difference? There is a difference, isn't it? 100%. आज के ज़माने में ऐसा हो सकता है? I mean, look at the industry. They have just completely, with a few exceptions, वो सारे मतलब प्रो गवर्नमेंट हो गए. सारे आपके सुपरस्टार्स हैं, या तो चुप है हाँ. या सपोर्ट भी कर रहे हैं. सो देर इज अ बिग डिफरेंस. ऐसी बात नहीं है. और डिफरेंस और भी है उस वक्त से और आज में, सिर्फ सिनेमा में भी नहीं. बिकॉज आई एम एन एकेडमिक एंड आई कम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी. आई हैव सीन, यू नो, आई वाज अ यंग कॉलेज स्टूडेंट. अच्छे दिन देखे आप. हाँ, मैंने देखे हैं. 75 में मैं कॉलेज एंटर की थी. And so I've seen that, and I grew up in the 60s, right? And early 70s. So I've lived through different phase of India from today. Every institution, आज का जो भी institution है, educational institutions, every other institution, and I don't have to go, I mean, others who have been on your show have talked about it, right? Yeah. But what has happened with research institutions and the universities really, I mean, that's very close to me, because I see the devastation that has been caused because of the ideology of the ruling elite here. इनको खत्म करो, इनको बर्बाद कर दो. Yeah. All the people who are heading these institutions, जितने उनके RSS की connections होनी चाहिए, that is their number one requirement. They're not well-known academics. They're not, you know, ऐसा कुछ भी नहीं है. So ये problem तो है ना. अब ऐसे माहौल में you can ask me now कि तो क्या ऐसी कोई फिल्में बनी ही नहीं है जिसमें जो कि रिलीज भी हो गई हैं विदाउट, बनी है. I mean, अनुभव सिन्हा is a very good example. He has made so many films, right? Article 15 हो जाए, भीड़ हो जाए, मुल्क हो. मुल्क is a very very important film. हंसल मेहता ने भी बनाई है फिल्म, शाहिद बहू ने बनाई. And then there was a very lovely film, actually, small film, again an indie film, that was released in 2007. Film is Dharm, and it is, the main role is played by Pankaj Kapoor, and it's a film जिसमें वो एक मतलब वो priest हैं, ब्राह्मण priest हैं, और जो पूजा वूजा कराते हैं, जो बड़े बड़े families के यहाँ main priest होते हैं, उस टाइप का कैरेक्टर है. And it's a film in which during a danga, a little child is left at his doorstep. उनकी वाइफ, उनकी एक बेटी है बड़ी सी, मतलब 10-11 साल की,
और उनकी वाइफ, वो बच्चे का रोना आता है तो वो उठा लेते हैं, उसको ले आते हैं और उसको पालते हैं ये लोग. एंड ही इज अगेंस्ट, ही डजंट लाइक इट, पता नहीं कौन सा कास्ट का होगा, ये होगा वो होगा, टिपिकल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वैसे रिस्पॉन्सेज उनका भी है. बट एज द चाइल्ड ग्रोज, 2 साल का होता है, वेरी क्यूट बच्चा, तो वो भी उससे प्यार करने लगते हैं. और जब वो बच्चा 4-5 साल का होता है तो अनदर दंगा हैपेंस एंड इट्स सेट इन बनारस. दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. जैसे मुल्क बनारस में है ना, एंड ये भी बनारस में सेट है. एंड देयर इज अनदर दंगा, एंड जो दंगा को लीड कर रहा है वो उस फैमिली का है जिसके ये हेड प्रीस्ट है. तो उसमें एक औरत जो है वो आती है उनके यहाँ, उसको कोई और लेके आता है कि आप इसका बच्चा, एंड ऑब्वियसली शी इज मुस्लिम, आपके पास है एंड यू हैव टू हैंड इट ओवर. दंगे चल रहे हैं, शी इज़ वेरी अफ्रेड, उसको अंदर नहीं आने देते हैं और वो अपना बच्चा को लेके चली जाती है. एंड द मदर इज ट्राइंग टू टेल, आई मीन उनकी वाइफ जो है, प्रीस्ट की वाइफ जो है, पत्नी जो है, वो कह रही है कि आप इसे रोकिए वगैरह. कैसे कार्तिक नाम, कार्तिकेय नाम रखा है इस लड़के का, इसको ले आइए, वापस कीजिए वगैरह वगैरह. एंड ही सेज नो, एंड ही देन गोज थ्रू दिस प्योरिफिकेशन प्रोसेस, यू नो. सॉरी, दंगे में नहीं आई है, दंगा बाद में होता है, जैसे आती है. एंड द होल एक्सप्लेनेशन इज दैट वो इतनी पागल हो गई थी ड्यूरिंग द अर्लियर दंगा दैट शी हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग एंड शी वाज अंडर ट्रीटमेंट एंड कोई एनजीओ के साथ थी. और जब अब उसका जब मेमोरी वापस आ गया तो शी रिमेंबर्स व्हाट हैड हैपेंड. तो वो लड़का लेके चला जाता है. उसके बाद ये ब्राह्मण जो हैं वो प्योरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं अपने आप को, महीनों भर तरह तरह का पूजा, तरह तरह का पाठ, तरह तरह का फास्टिंग वगैरह वगैरह. उसके बाद भी उनको चैन नहीं आता है. एंड देन देयर इज दिस बिग रायट, एंड उस रायट में यू नो शी कम्स अगेन, द मदर, टू द डोर एंड शी सेज प्लीज सेव माय सन. आप वापस ले लीजिए उसे, वो उसे मार देंगे. तो उस दरवाजा वो लोग नहीं खोलते हैं, वो वापस चली जाती है बच्चे को लेके. एंड द बच्चा इज कॉलिंग आउट टू हिम, बाबूजी, यू नो, कॉलिंग आउट टू हिम, लेकिन ही इज क्वाइट. उसके बाद वो पूजा करने जाते हैं अपने जो ठाकुर फैमिली के वो प्रीस्ट हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ सब लोग, वो पूजा चल रहा है, शुद्धि का पूजा वगैरह. एंड देन ही रियलाइजेस कि ये सारा पूजा इसलिए किया जा रहा है बिकॉज देयर सन is asking for Shakti to kill the, you know, Muslims. And वो खड़े हो जाते हैं. And he leaves and he goes to the, and the film ends with him stopping this. Yeah. You know, it's a small film and I was very intrigued. I saw it even around 2007 and then 3-4 साल पहले मैं कुछ लिख रही थी तो उस संदर्भ में I wanted to talk to the filmmaker. वो एक ही फिल्म बनाई है अभी, कोई उसने वही फिल्म बनाई है. Yeah. I found her, I talked to her and I said, how did you, why did you make a film like this? Because 2000 में तो ऐसा, 2007 में, 6 में, 5 में तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था. Of course there was 2002. She said, no, I was not affected so much by that because I didn't see it. But I remember 1992 and the demolition of Babri Masjid. और उस वक्त हमारी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया था वगैरह. She talked about her father and all that. What's the name of the filmmaker, if you don't mind? Because people may try to find the film. डायरेक्टर का नाम भावना तलवार. हाँ, थैंक यू. It's a very beautiful film. Yeah. And for me it's very important when I say that it's set in Banaras, because I'm going to give you another example for film set in Banaras. Beautiful film, 2019 indie film. Filmmaker's name I remember, Zegam Imam ki film hai. The film is called Nakash. It's available on YouTube also. And in which again a tragic story. So बनारस के मंदिरों के जो नक्काशी है अक्सर वो मुसलमान ही करते हैं और करते आए हैं. नक्काशी क्या होता है? सो नक्काशी वो स्कल्पचर्स और Okay. पीछे दीवार पे और मूर्तियों पे The carvings. carvings on the walls, Yeah. background. अब कोई भी मंदिर में आप जाएंगे तो ज़्यादातर बनारस के मंदिरों में पीछे, मतलब देयर इज द मूर्ति, बट पीछे जो वॉल है वो पूरा कार्व्ड होता है.
रिलीफ वर्क होता है, एंड वो ज़्यादातर या तो चांदी में या सोने में होता है पूरा। तो वो जो काम होता है ना नक्काशी का काम, वो मुस्लिम नक्काश करते हैं, करते आए हैं। नो, आई डोंट नो वेदर एवरीवन इज अ मुस्लिम, बट ज़्यादा ये काम हाँ। भी, हाँ। तो ये फिल्म भी बनारस में सेट है, हाँ। 2019 की फिल्म है ये, you know. So if you put Mulk 2018, you put Dharman, you put this, put the three films together, to me what appears is ki these are films that are actually challenging in their own quiet way, challenging a dominant narrative about Banaras. और अब तो you know विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मॉस्क लेके कितना कुछ हुआ, right? And generally there is a feeling among everyone कि बनारस जो है वो एक हिंदू शहर है, इट इज़ इक्वली अ मुस्लिम शहर। और ये बनारस को अगर आप कोई विजिट करें तो पता चलता है, नॉट ओनली द नक्काशीज बट आपकी साड़ियाँ, आपके वीवर्स, बनारसी साड़ियाँ जो बुनते हैं, जो बनाते हैं, बहुत सारे, माने इट इज़ अ शहर जो वे हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव लिव्ड टुगेदर। कबीर का शहर है, right? So if we, you know, I mean, there's a famous story about Kabir, you know, when he died and Hindus and Muslims were fighting over him, and जब वो उसके ऊपर का ये उठाए उन्होंने, सिर्फ फूल मिला उनको वहाँ, उनकी बॉडी नहीं मिली थी उनको, तो वो फूल को लेके जो भी करना था उन्होंने करा। So I mean, these are stories that circulate about. So I think the fact that there are films like this, and कैसे पास हो गई, I mean 2007 में तो I don't think इतना कुछ खास हुआ होगा, और but नकाश was passed, हो सकता है कि उनको नहीं लगा कि मतलब the Muslim is killed at the end, तो ठीक है मुस्लिम बन गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। Sometimes the censor board doesn't catch it वैसे। और उनको लगता है कि कुछ खास इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी फिल्म पास हो गई। और इस तरह की 2-3 और फिल्में बनारस में सेट हैं, वेरी नाइस स्मॉल फिल्म्स, पर अपने लेवल पे ये फिल्म मेकर्स अपना कुछ काम कर रहे हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि ये फिल्में बने, ऐसी फिल्में बने, और द फैक्ट कि ये रिलीज हो जाती हैं, अब ऐसा नहीं हो कि मैं ये कह रही हूँ तो और ज़्यादा रिप्रेशन ना यू नो फिल्मों को लेके, लेकिन लोग ट्राई कर रहे हैं टू मेक सम सॉर्ट ऑफ डेंट, यू नो, इन द so coming back again to your first question, I think to begin with ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट तो किसी को कुछ भी बनाने नहीं देगी, and it's true. सब्जेक्ट मैटर अगर ऐसा हो जो अगेंस्ट देयर पॉलिसी हो या उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ, वो नहीं बनाने देगी। इस वक्त भी छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं जो अपना पॉइंट बना रही हैं, हो सकता है उतना ध्यान लोग नहीं दें, वैसे भी ये छोटी फिल्मों को ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, आई मीन रिलीज तो उतना नहीं होता है इन फिल्मों, होता है बट दे डोंट रन फॉर दैट, बट दे हैव अनदर लाइफ ऑन OTT, and that's important, YouTube and OTT, and also in classrooms where we can teach these films and tell our students about these films. तो consistently इस तरह की कोशिशें होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, so that एक इंटरवेंशन साथ साथ होता रहे। एंड मुझे बहुत फ़र्क लगता है आजकल का जो टाइम है और पहले का टाइम है। एंड आप ये मेरे से पूछ सकते हैं कि तो पहले उतना सारे एग्जाम्पल्स नहीं है इसके, मैं कहूँगी नहीं है। आई हैव गिवन यू 1 or 2 एग्जाम्पल्स जो हुए थे जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ था, विच वॉज पॉजिटिव। किस्सा कुर्सी का इज़ वन एग्जाम्पल विच रियली स्टैंड्स आउट, एंड आई एग्री, हम उस वो समय भी था काफ़ी डार्क एट दैट पॉइंट, एंड बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, बट ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री से रूलिंग गवर्नमेंट इतना नज़दीकियाँ नहीं रखते थे। हाँ, और डिमांडिंग नहीं थे डिमांडिंग। पीपल यूज्ड टू मेक देयर फिल्म्स। आप 50s के देखिए, आई मीन एक्चुअली इफ यू लुक एट द फिल्म्स ऑफ द 50s, नॉट ऑल ऑफ देम वर सपोर्टिंग नेहरू, दे वर वेरी क्रिटिकल फिल्म्स अबाउट नेहरू, एंड वेरी अबाउट नॉट नेहरू पर्सनली बट अबाउट द
The age. partition happened and Partition happened and no, capitalism. capitalism. कि हमारे कहाँ जिन्हें राज है हिंद पे कहाँ है वो Correct. गुजरात की गाना है ना from Pyasa. Yeah. Where are those? So it's as if the dreams of in the liberation movement, national movement, Hmm. they have all Yeah. gone to dust, to ashes. कहाँ है? So it's very resounding critique of capitalism. Pyasa is 1957. Hmm. You know, 10 years of independence. And there are many other films like that also. You know, that are critical and that फिल्में पास हो गई. प्यासा तो बहुत बड़ी hit भी थी film. Yeah. It was perhaps his, I mean, apart from his early films, which were Arpar and Mr. and Mrs. 55 and all that were big hits. His next, among the serious films, this is his biggest, Gurudat's biggest hit Yeah. film. He was himself surprised by it. कि कैसे ये film इतनी बड़ी hit हो गई. तो I'm saying that it was not such a repressive age. क्रिएटिविटी के लिए जगह थी, एक्सप्रेशन के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था बिल्कुल. और फिल्में बहुत इम्पोर्टेंट फिल्में बनी हैं ड्यूरिंग दैट अर्ली पीरियड. एंड आई गिव यू वन मोर एग्जांपल अबाउट नॉट पोस्ट इंडिपेंडेंट, प्री इंडिपेंडेंट सिनेमा. उसमें जब कॉलोनियल रूल था हमारा, and there was a film that was made in 1921 by Bhakt Prahlad, called Bhakt Prahlad. ठीक है. वो फिल्म गवर्नमेंट ने बैन कर दी. colonial government banned the film 1921. Why? Because there was a very obvious reference to Gandhi. So Prahlad is wearing a Gandhi topi. Yeah. And he's singing a song and he's spinning a wheel and he's singing a song in praise of the spinning wheel. Not in praise of anyone, in praise of the spinning wheel. So this is very मतलब clear reference to politics. तो ये हम फिल्म नहीं रिलीज करते. उसके बाद क्या किया लोगों ने? क्या did filmmakers not make films against the colonial government or for independence? They did. They did. But one of the things they did was they used allegory. Now allegory is a form, आप लोग जानते हैं बट मैं ज़रा सा समझा देती हूँ. हाँ, कि allegory जो एक फॉर्म है, एक मतलब आर्टिस्टिक फॉर्म है जिससे आप जो कहानी आप बता रहे हैं वो कहानी का एक और मतलब होता है. तो जो कहानी चल रही है, सो फॉर इंस्टेंस मिथोलॉजिकल फिल्म बनी, राम लक्ष्मण वगैरह की कहानी है, कृष्ण की कहानी है वगैरह. बट एक्चुअली ये जो फाल्के की मिथोलॉजिकल फिल्म्स थी एंड दे मेकिंग द ऑडियंस फील वेरी पायस एंड कि हम अपने भगवानों को देख रहे हैं स्क्रीन पे वगैरह. बट एट अनदर लेवल कुछ और भी उसका इम्पैक्ट हो रहा था कि हाँ, रेजिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल अबाउट their own heritage, their own culture, or whatever. In the colonial period, I mean. Now, in the colonial period, this has a different meaning from all the religious and mythological films that are being made now. Because we don't need those films today. We needed them then because India को इतना मतलब ground in dust कर दिया था that there was a problem with one's confidence, the confidence of the people. But not only mythologicals, they made devotionals and historicals. So अगर आप ये इस टाइप की फिल्में समझे कि डिवोशनल्स कैसी फिल्में थी, वो फिल्में डिवोशनल्स जो थी वो भक्ति मूवमेंट के सेंट्स के ऊपर थी. जैसे संत तुकाराम, विद्यापति, चंडीदास, और धर्मात्मा जो फिल्म थी वो ज्ञानेश्वर के बारे में थी. सो दे वर and not Gyaneshwar, Eknath. They were trying to inspire people. Yeah. Now the fact is कि कहानी तो उनकी लाइफ की है. Correct. लेकिन मतलब क्या हो रहा है कि इस वक्त 1930s की हैं फिल्में मोस्टली these, इस वक्त ये ज़रूरी है ना कि इंडिया सिर्फ स्वराज के लिए मूव नहीं कर रहा है. How are we transforming our society? हम अपने आप को कैसे बदल रहे हैं और हम आगे के बारे में हमारा क्या विजन है, हम कैसा देश चाहते हैं. So all these films can be read at a different level. That's, in other words, I'm saying कि but the colonial censors didn't understand that
Yeah. दे सर की एकनाथ की स्टोरी है, ठीक है, whatever. Yeah. Of course, when it was first called Mahatma, Hmm. so they objected to that. Hmm. So the title of Mahatma was changed to Dharmatma. Hmm. So then the film was passed. Yeah. So there are different kind of strategies also that filmmakers You. used. One very important point about that cinema is that the historical films that were made in the 40s onwards, 40s, 50s, 60s, जो बनी थी, they had, a lot of them had, there were Hindu rulers के बारे में भी थी, ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है. A lot of them were on Muslim rulers. And the Mughals के ऊपर फिल्में बनी हैं. You know, there were films that weren't completed, but there were films like 1939, one of the biggest films of 1939 called Pukar is about Jahangir. And Jahangir's justice, this famous thing कि वो रूप होता था और कोई भी आम आदमी आके अगर बेल बजा देता था तो घंटी जब बजती थी पैलेस में तो जहांगीर खुद आते थे और उसी वक्त न्याय करते थे. So this is a story about Jahangir. And Pukar is a film about that. And also there's another story, right? कि नूरजहां गलती से एक धोबी को मार देती हैं. Hunt, when she is hunting, and वो चिड़िया को मिस करती हैं और वो तीर जो है वो नदी के बगल में जो धो रहा था धोबी उसका डेथ हो जाता है. तो उसकी वाइफ आती है to demand justice. And then there is this conflict. Very interesting, very important film. In which in 1939, so it's a historical film. Yeah. अब आप कहिए कि ये तो जहांगीर की कहानी है at one level, but the film is actually a debate and discourse on justice. What is justice? What role does mercy have in justice? So न्याय पे पूरा डिबेट है इस फिल्म में, और वो डिबेट जहांगीर और नूरजहां के बीच में भी होता है, जहां वो कहती है कि मेरे लिए आप अपना न्याय नहीं छोड़ सकते हैं और ये बदनामी मैं इतिहास से नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ. आपको मुझसे भी वैसा ही सलूक करना चाहिए जैसे आप किसी और के साथ करते हैं, बिकॉज आप न्यायमूर्ति हैं, आपको कहा जाता है, राइट? सो इमेजिन दैट इन 1939 ये फिल्म बन रही है. दिस इज व्हाट आई मीन बाय एन एल्गोरिकल फॉर्म. कि आप कहानी मुगलों की कर रहे हैं 16-17 सेंचुरी के बारे में, बट एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया टुडे इन द 30s. कि मतलब हम पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट, वी आर केपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर आवरसेल्व्स. हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली अपने आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं. सेल्फ गवर्नेंस का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम कर सकते हैं अपने आप. So we are getting there. So a lot of the historicals were about values. And they were also about Rajput and Mughal and Clashes. Yeah. not clashes. How, despite the clashes, how they came together. Yeah, of course. So Hindus and Muslims coming together. These were the messages that were being communicated. You know, which is why cinema, according to people like me, cinema scholars, cinema has always in different phases has had an important role. कि किस तरह से वो पब्लिक डिस्कोर्सेस जो हैं, हाँ, जो सर्कुलेट कर रही हैं, उसको उसमें इंटरवीन कर रही है. फिल्में उसके बारे में बन रही हैं, उन डिस्कोर्सेस के बारे में, वो ख्यालातों के बारे में बन रही हैं जो आम लाइफ में, जिंदगी में चल रहे हैं, राइट? एंड उन डिस्कोर्सेस को, उन सोचों को वो सीरियसली लेते हैं, डिस्कस करते हैं और उसमें इंटरवेंशन भी करते हैं. एक पर्सपेक्टिव देता है. हाँ, एक पर्सपेक्टिव देते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द फिल्म्स. सो व्हेन यू से कि हमेशा से गवर्नमेंट का भिड़े हैं फिल्म इंडस्ट्री के, आई वुड से नो, हमेशा से नहीं हुआ है. आई मीन देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली, एंड दैट इज अ वे टू आल्सो clarify the point you've raised at the beginning, is that हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में, इवन द मैस पॉपुलर फिल्में जो हैं, वो एक लेवल पे जो फीलिंग है आम जनता में, जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, जो सोच है, जो विचार है, उसको लेके बनी है. और अलग अलग युग में जैसा जैसा मतलब इम्पोर्टेंट इश्यूज रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट इश्यूज को फ़र्क क्या है. तो मैं कहूँगी कि
uh, even up to, I would say, 2000, right? 2000, 2005, 2010 तक जो फिल्में बनी हैं, उस वक्त communalism was a very big issue. Terrorism is a very big issue. You know, और ये फिल्म जो है अब, these films will be cross border terrorism हो रहा है, communalism हो रहा है, Hindu Muslim, you know, riots, big riots after demolition of Babri Masjid. So फिल्म बनी ना बॉम्बे, और सिर्फ बॉम्बे नहीं, जख्म बनी, फिजा बनी, Hey Ram, very important film, and I do want, if you allow me, I do want to speak about Hey Ram. Yeah. Hey Ram is a film that is made by Kamal Hassan, and it was released in 2000. It's a Tamil film dubbed in Hindi and dubbed in some other South Indian languages also. Okay? So it's not a Hindi film, but it's an important Indian film, I think, because for Kamal Hassan, this was a film in which he feels he has to pay a debt to Gandhi. How does he do it? Because वो इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो जैसे यंग लोगों का होता है, गांधी कौन थे, यू नो, ही वाज ये नॉन वायलेंट टाइप, उससे क्या, सो पूरा वायलेंस, नॉन वायलेंस के इशू को लेके वो मजाक करते थे, गांधी के बारे में भी मजाक करते थे. उसके बाद as our society started getting more and more communalized, he began to realize कि गांधी का वैल्यू क्या था. तो उनको लगता at the personal level he felt कि he had to apologize To Gandhi. to Gandhi. He has to make a film about why Gandhi is so important. So he makes a film that begins in 1948, 47. Yeah. No, earlier, 45. And it begins a very, very important intervention. And I was very happy to hear Professor Mridula Mukherjee speak about Direct Action Day and the Calcutta riots, because ज़्यादातर historians जो हैं वो इतना नहीं लिखे हैं about this. And films में हिंदी, तमिल, माने films में तो it is not there at all. आया ही नहीं है. हाँ. बिल्कुल नहीं आया है. So the film begins in 1945, friendship between a Muslim and a Hindu. They are both, what's it called, archaeologists. Huh? And they are digging some area of the Indus Valley civilization का कोई site है जो वो dig कर रहे हैं. और उनका जब conversation है, चल रहा है कि देखिए हमारे ज़माने में, उस ज़माने में लोग कितने अच्छे से रहते थे, डॉल्स बनाते थे, टॉयज बनाते थे, और हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, यू नो, इस टाइप का कॉन्वर्सेशन चल रहा है. एंड देन देयर इज अ वेरी नाइस सॉन्ग एक्सेट्रा अबाउट अ पारसी एंड अ हिंदू एंड मुस्लिम ऑल कमिंग टुगेदर वगैरह, वो सब हो जाता है. एंड हिज वाइफ कमल हासन, दैट इज ही प्लेज द हिंदू, एंड शाहरुख खान प्लेज द मुस्लिम, अमजद खान, who's a Pathan, and whose father, he himself also and his family followers of Khan Abdul Ghaffar Khan, Frontier Gandhi के follower हैं वो लोग. And that's also a very important aspect of the film. So Kamal Hassan is this, is the Hindu figure, and his name is Saket Ram. Again, quite important that his name is what it is. And वो उसकी wife Calcutta में है, and he comes to be with her on leave, and it is on the day of direct, because Jinnah has called for direct action, and it is the day that the killings in Calcutta begin. And his wife is raped and killed very brutally, वो दिखाया भी गया है, and he is not able to save her, and that transforms him, and he becomes this maniac wanting revenge. वहाँ से वो फिल्म शुरू होती है. Yeah. You know, and then he meets somebody, he goes out to find this person who had raped his wife, the gang, and gang का leader कौन था, वो टेलर था, उनके घर का टेलर, Muslim tailor. So he wants to kill him, he does kill him, and he's lost complete control over himself, and he goes on a killing spree until he finds a little girl who's blind, and whose father has been killed by somebody else, and and he's dying, and he calls out to him, Biradar, he says, brother, you know, save my daughter.
this blind child. And that's when he sits down and but he also meets somebody who's a right-wing Hindutva type person who says once again, ki chalo mere saath, shikar pe chalo, this kind of. It also has a scene in which Gandhi and Suravardi, that scene when in Calcutta, Gandhi and on not that day, but a little later, on the Declaration of Independence, us din, Gandhi is in Calcutta with Suravardi, and he appears, he's on a fast, appears on the terrace of this house, and then he walks the streets, and the killings, the violence is stopped Yeah. in Calcutta, right? This is a film that talks about it. And then this is the first part of the film. The second part is he's being trained by this person to become the assassin of Gandhi. So there's the whole story of this transformation. And the third part of the film is when he arrives in Delhi for this project, and Madan Lal Pawa wala jo incident hai wo hota hai. He is also trying to see which is the best point to shoot from. So actually Saket Ram's narrative is parallel to that of Godse, Yeah. Madan Lal Pa. Now the reason it's not the same is because there has to be a chance for going back and abjuring his violence and of penitence, repent karna. That repentance is very important for Hindus Yeah. in the film, right? Yeah. And then the third part of the film has Gandhi, etc., and then the assassination, and then what happens, etc. Now, I think that the reason I think this film is very important because it is looking at the history of India, that history of violence and the assassination of Gandhi, and it brings it down to 1999, so the year before the film is released, when there's another riot on the occasion of the demolition of Babri Masjid, etc. When Saket Ram is dying, and he says, "Abhi tak chal rahe hain," because he has kept himself away. He is mourning. He is in not mourning. He is in Freud का अगर melancholia or mourning का concept लें, तो mourning allows you to adjust to what has happened. Melancholia, when you are caught in a melancholic state, you can't emerge from that moment. So it's like Saket Ram has not emerged from the time when he could not save Gandhi. And of course, he loses Shah Rukh Khan, Yeah. also his friend whom he... So, we don't have to go into that, but he meets him in Delhi when he comes, and it's a very important conversation. And in that conversation, you see what they're talking about is exactly what the Bhakts talk about today. कि अपने आप को शहंशाह समझते हैं, अभी भी मुसलमान ये वो. Those are the dialogues होते हैं कि at which point he says, Shah Rukh says कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा राम भी तो खैबर से आए थे. So he is willing to kill him for that. So अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं था, तुम्हारे राम की बात नहीं करो, अपने राम के बारे में तो बात कर सकता हूँ मैं, he says to Saket Ram. So there's this conversation when they are both trying to escape the riot situation in Chandni Chowk, in the lead gullies of Chandni Chowk. Very, very interesting, very important. And Saket Ram's hosh tab aate hain when he encounters somebody like him who's out to kill Gandhi. not Gandhi so much, but Muslims. हाँ. And he's trying to, because Gandhi के जो assassin हैं वो चुने हुए हैं लोग. But he's a Chari, he's also from Maharashtra or South or from somewhere. And वो बहुत सारे conspiracies थी ना to kill Gandhi. So he is responsible for the riots that are happening in Delhi, this figure. And he kills Shah Rukh Khan in that because साकेत राम से नहीं ये तो मेरा भाई है, एक मुसलमान लड़की के प्यार में पड़ गया इसलिए ये हुलिया बना रखा है, etc. And he says, you go behind me and so on. And they do what they do, which is कि वो 1 मिनट में पता चल जाएगा कि वो मुसलमान है कि हिंदू है. And they try to reach out to him. And शाहरुख की मर्जी से बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है. मैं सो एंड सो हूँ, मेरा ये नाम है, etc. Now Shah Rukh's and in the discussions between these two figures,
he says तुम अपने वतन चले जाओ, साकेत राम, before this confrontation happens, he says तुम अपने वतन चले जाओ. He says ये मेरा वतन है, मैं गांधी का बेटा हूँ. So you know, he represents Gandhiism. It's also important that instead of going to Pakistan, his family has come to India from Pakistan. रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ था. हुआ. एंड खास करके फ्रंटियर गांधी के जो फॉलोअर्स थे, काफ़ी लोग यहाँ आए थे. एंड शाहरुख, दिस इज ऑल्सो शाहरुख फैमिली स्टोरी, बिकॉज शाहरुख खान्स फादर or grandfather was part of the movement. Father was a follower. Yeah, right. So I thought that was actually very interesting. That these are histories that are hidden, and this is a film that brings it out. You know, and what it does, and even in conversations and in interviews, he has said, Kamal Hassan has said that actually not Gandhi himself, but Gandhiism is as a value is crucial for us, for our nation today. एक बात कई बार उन्होंने कहा है, and he's made this film in a way to represent this idea. Yeah. So it's as if this particular film for me is actually debating, you know, the whole question of what India should be. What is the role of violence in India today? And is India going to be Hindu Rashtra? Is communalism the value we have to go? Or is what Gandhi represents a value that has to be? So the relevance of Gandhi today, after so many years of communal violence, is crucial. Yeah. And he felt that in making this film, he was doing repentance for his earlier adolescent and early youth rejection of Gandhi and what Gandhi represented. Yeah. You know, and in a way, it's as if the majority community, Hindus जो हैं, जो majority में हैं, उनको penance करना पड़ेगा. Yeah. Isn't it? That's what the film is also trying to suggest. You know, which of course this is a very difficult position to take, and it's not a popular position, so the film didn't do very well. And this really hurt Kamal Hassan very much, and he was very upset because for him this was a very personal kind of project. Yeah. And not only the public but also the so-called intellectual class rejected the film, criticized it for many reasons. And I remember him saying to me at a conversation I was doing with him in Delhi, he said in English, I don't understand what the problem with this film is for this lot, people who I think should support it. Yeah. So I had to tell him, don't worry, films have afterlives. Yeah. And they will continue, and there will be those who will support the film, and a film will circulate both as a film and also as a text to be studied, and so on. So Heyram didn't face any such problems. Yeah. You know, so I'm saying that at different times and in different historical periods, the relationship between the state or the government and its bodies and cinema has been different. And filmmakers have tried to find their own ways. अपने तरीके से उन्होंने respond किया है और फिल्में बनाई हैं उन मुद्दों पे जो उनको लगा है कि उस समय का सबसे important मुद्दा है. You know? True. I had a great time talking to you. This is so much fun. हाँ, आप देखिए हेराम, जरूर देखिए, धन भी देखिए. Thank you.